हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज की आपको सिलेक्शन किस तरह से मिल सकता है, कौन सी बुक पढ़ें, क्या काम करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, सेफ स्कोर क्या रहेगा और एग्जाम कब होगा। ये प्लानिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि अब वो सिलेक्शन लेना है आपको तो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो तैयार करनी होगी। देखिए, अगर आप प्लानिंग तैयार नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन भी नहीं ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हम ऐसे ही जाके एग्जाम दे आएंगे, तो फिर ऐसे ही एग्जाम नहीं निकलता है दोस्तों। ऐसे 40-50 नंबर तो आपके आ जाएंगे लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपको इस समय, क्योंकि हमें करनी है स्मार्ट स्टडी। क्योंकि स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक की कि इस समय आपको कौन कौन सी बुक पर फोकस करना चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब हम तैयारी करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे राइटर की बुक उपलब्ध होती हैं और कोई किसी राइटर की बता देता है, कोई किसी राइटर की बता देता है, तो वहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आखिरकार कौन सी बुक पढ़ें। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई भी एक बुक है, देखिए जितनी भी बुक है मार्केट में सब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वही चीज लिखी होती है। तो आप एक एक बुक पढ़ें। ये नहीं करें कि किसी सब्जेक्ट के आपके पास मैथ की 2 बुक ले ली, RS अग्रवाल की ले ली, किरण पब्लिकेशन की ले ली, तो एक चैप्टर किसी से कर लिया, एक चैप्टर इसी से कर लिया। तो ये चीज ना करें। ये स्मार्ट स्टडी में आता है। ये स्मार्ट स्टडी में आता है कि आप अपना जो बुक है उनका चयन किस तरह से करना है आपको, और जो टाइम टेबल है वो किस तरह से मैनेज करना है। तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग की आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। और रीजनिंग के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, 20-25 टॉपिक हैं इंपोर्टेंट, उनको आप यूट्यूब से कवर करें। और यूट्यूब से कवर करने के बाद में आपको एक नोट्स बनाना है। जैसे क्लॉक का चैप्टर पढ़ना है तो क्लॉक लिख करके वहां जो भी 1-2 फॉर्मूला है और जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो चीज करनी है, नोट्स बनाने हैं। अभी आपके पास देखिए इतना समय है कि आप जितना मैं बता रहा हूं उतना कर करके भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने हैं रीजनिंग के, और इसी तरह मैथ के इंपोर्टेंट नोट्स बनाने हैं। और मैथ की आपको बुक बता दूं कौन सी लेनी है, तो RS अग्रवाल अगर आपके पास है तो वो ले सकते हैं, जिसके पास यूथ पब्लिकेशन है वो भी बुक ले सकते हैं। यानी कि ये मत कहना कि सर वो तो RS अग्रवाल से पढ़ रहा है, मैं यूथ से पढ़ूं, क्या इससे निकल जाएगा। देखिए, बुक कोई सी भी हो, आपको तरीका आना चाहिए सवाल करने का। हर बुक में वही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप चाहे कोई सी भी बुक ले लो, हर बुक में वही टाइप, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन आना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे करेंगे। देखिए, मेन चीज क्या होती है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, परसेंटेज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। सबसे पहली चीज आपको यही आना चाहिए कि टॉपिक पहचान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा है और ये उस टॉपिक से क्वेश्चन है, इस टॉपिक को हम इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की आपको स्टडी आनी चाहिए, यानी कि इस तरह की आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान लोगे इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इसके बाद बात करेंगे जीके की। जीके में बहुत ज्यादा दिक्कत है लड़कों को कि स्टडी जीके कैसे करते। स्टडी जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ो, केवल लूसेंट को बार बार पढ़ते रहो और आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करूं मैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप रुक्मिणी की एक बुक ला सकते हो। बुक लाने के बाद भी आपको अपने आप से नोट्स बनाने हैं, अपने आप से नोट्स बनाने हैं। जैसे कि पुरस्कार के अलग बनाएंगे, वर्तमान में कौन क्या है, ये वाली चीज, ये अपने हाथ से नोट्स तैयार करें आप। ये नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपका एग्जाम सर पर होता है ना, जैसे एग्जाम के 15 दिन बचे, तो 15 दिन में आप उस नोट से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो जो कि बुक से नहीं कर सकते हो। और नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाएं। शॉर्ट बनाने का अर्थ क्या है कि नोट्स को ऐसे नहीं कि रामायण ही लिख दी उसमें, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन कर सके। अब बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में भी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लड़कों में कि न्यूमेरिकल कैसे करें। न्यूमेरिकल देखिए, फिजिक्स में 4-5 चैप्टर हैं, उनसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनको ही अच्छे से कंप्लीट करना। आप न्यूमेरिकल में अच्छा स्कोर कर पाओगे उन 4-5 चैप्टर से ही। और बाद बाकी आप लोग कहते हैं कि सर एस के यहाँ सर की पढ़ाएं या खान सर की पढ़ाएं, तो देखिए आपके पास जो भी बुक है साइंस की, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर 9th-10th की एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें। ये ना कहें कि सर खान सर की अच्छी होगी, कि उनकी अच्छी होगी, वो वाली बुक अच्छी होगी। बुक सारी अच्छी होती हैं, केवल आपको एक बुक को फॉलो करना है। अगर आप इन बुक के चक्कर में अभी पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
क्योंकि बुक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप कहेंगे 10 दिन ये बुक पढ़ ली, फिर आपको ये मजा नहीं आया, फिर 10 दिन दूसरी बुक पढ़ोगे, 10 दिन दूसरी, तो इस तरह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे हम क्या क्या काम करें, क्या क्या काम करें। बुक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, अब क्या क्या काम करें। काम देखिए ये करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट बार बार नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट अगर आप डेली लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके अगर 40-45 नंबर आएंगे तो आप कहेंगे कि मेरी जॉब इस बार नहीं लगेगी, मेरे तो इतने ही नंबर आ रहे हैं और मेरी रैंक भी काफी हाई आई है, यानी कि इतनी नीचे रैंक आई है कि मैं क्या करूं, फिर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मॉक टेस्ट अभी ना लगाएं, लगाना चाहते हैं तो संडे में लगाएं। मैं तो ये कहूंगा कि संडे में भी ना लगाएं। क्यों? जैसे आपने 7 दिन पढ़ा और संडे में मॉक लगाओगे, फिर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, फिर आप कहोगे कि मैंने इतना पढ़ा 7 दिन और फिर भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आए, क्योंकि नंबर नहीं आएंगे आपके, आप जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, तभी मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया ना तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डाउन हो जाएगा, ना तो आप फिर तैयारी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे और फिर आप सिलेक्शन से रह जाओगे। तो सबसे पहले ये काम करें, आपको सिलेबस को कंप्लीट करना, मॉक टेस्ट ना लगाएं। और क्या काम करना है, और आपको बुक है ना, जितनी भी बुक है आपको एक एक बुक सेलेक्ट करके कि मुझे ये वाली बुक पढ़नी है, ये वाली बुक पढ़नी है, वो एक जगह रखना। बाद बाकी बुक को आप कहीं अलग ऐसे रूम में रखना वहां आप जाते ना हो, क्योंकि आप जाओगे बुक पलटोगे कि ये अच्छी है उससे तो ये अच्छी है, तो वहां आप कंफ्यूजन पैदा करोगे। तो आप अपनी ये चीज करना कि बुक को सेलेक्ट कर लें। और आप एक काम और करना है, आपको क्या करना है, टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल सेट कैसे करना है कि आपके पास जैसे भी कोई भी टाइम है कि आपको 6 से 9 मैथ पढ़ना है, 10 से 11 आपको रीजनिंग पढ़नी है, 12 से ये इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने टाइम मुझे YouTube पर वीडियो देखनी है, इतने टाइम मुझे क्लास लेनी है, इतने टाइम मुझे रेस्ट करना है। ये वाला पूरा टाइम टेबल आप अपने एक पेज, जो व्हाइट पेपर होगा ना, व्हाइट पेपर, उस पर बना रहे हैं। उस पर बनाने के बाद में जिस रूम जहां आप स्टडी करते हो वहां फ्रंट पर वो लगा लें, फ्रंट पर वो लगा रहे हैं, ठीक है। और आपको करना है क्या, जैसे अगले दिन आएगा पहले अपने टाइम टेबल को देखना कि ये चीज पढ़नी है, ये कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने 6 से 9 मैथ में आपने टाइम टेबल सेट किया, आपने क्या किया, टाइम टेबल सेट किया आपने, तो यहां आपको इसके आगे ये भी लिखना है मैथ में कि मुझे आज जैसे कि 24 तारीख है या 25 तारीख है तो 24 तारीख डालनी है, यहां पर 24/2 जो भी तारीख होगी वो डालनी है 22। और उसके बाद देखना है कि इस तारीख को मुझे नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। फिर देखना है 25 तारीख को डालना है, 25 को करना है कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना है, 26 को। इस तरह से डेट वाइज आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल करें। क्या रीजनिंग का 24 तारीख को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 25 को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 26 को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाएं, यानी कि समय तो देना ही है कि आपको इतने घंटे से इतने घंटे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये भी लिखना है कि उस दिन हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये काम अगर आप कर लोगे तो ये समझे कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। और क्या ना करें, क्या ना करें, आपको जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीजें हैं ना सारी, इनसे दूर रहना होगा। और जो आपके पास फोन है उससे भी बचना होगा। कम से कम अपने पास बहुत कम फोन रखें, जब आपको जरूरत है तभी फोन रखें, कुछ दिन फोन को दूर करना है अपने आप से। अब आपको कोई भी पार्टी वगैरह अटेंड नहीं करनी है, शादी समारोह ये होते हैं, ये आप बाद में अटेंड कर लेना। अभी बहुत जरूरी है कि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको बस सिलेक्शन लेना है इस बार। ये चीज आप बाद में भी कर सकते हो। कोई भी पार्टी अगर होती है तो वहां ये नहीं है कि आप उसको अटेंड नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, कुछ भी आपका लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज आप नहीं करें। स्मार्ट स्टडी मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। स्मार्ट स्टडी आप समझे नहीं होंगे, आप कहेंगे मैं अलग बताऊंगा। स्मार्ट स्टडी का यही है कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है, टाइम टेबल कैसे फिक्स करना है जिससे कि आप हर मिनट का अच्छे से उपयोग कर सको। ये नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर सको। और स्मार्ट स्टडी में बुक का चयन बहुत जरूरी होता है कि आपने अच्छे से अपनी बुक चयन करनी है कि
मुझे बस इतनी ही बुक पढ़नी है और ये भी करना है आपको स्मार्ट स्टडी है कि आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये चीज सब स्मार्ट स्टडी में आती है। जितनी मैं चीज बता रहा हूं सब स्मार्ट स्टडी के ही लेवल से बता रहा हूं कि ये चीज स्मार्ट स्टडी में आपको बहुत काम आने वाली है। और आप यूट्यूब पर भी कोई भी वीडियो देखते हो या मैथ की देखते हो या किसी की भी देखते हो ना, एक ही टीचर को फॉलो कीजिए, चाहे किसी को भी करो, दूसरे टीचर की वीडियो मत देखना। अगर आपने प्रॉफिट लॉस की दूसरे टीचर से वीडियो देख ली, फिर और दो, जैसे कि आपने प्रॉफिट लॉस की दो टीचरों से वीडियो देख ली, किसी ने दूसरे ट्रिक से बताया, किसी ने दूसरे ट्रिक से बताया, ना तो फिर आप वो वाली ट्रिक सीखोगे ना उस वाली सीखोगे, यानी कि वहां आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। तो यह चीज बहुत जरूरी है आपको करना। इसके बाद बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको इस बार अपने मां बाप का सपना पूरा वास्तव में ही करना है ना, तो आपको अपनी मेहनत पूरी तरह से, जिस तरह से देखिए क्या होता है, माँ बाप ने आपको किस लेवल से, यानी कि आपने अपने माँ बाप के आंसू देखे होंगे, आपने माँ बाप की परेशानियां देखी होंगी कि किस तरह से आपके माता पिता ने किस तरह से आपको पढ़ाया, इस लेवल तक पहुंचाया कि आप इस समय जॉब ले सकते हो। आपके माता पिता का फर्ज था कि आपको पढ़ाए, उन्होंने आपको पढ़ाया। अब आपका फर्ज है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपके माता पिता जहां भी जाएंगे सर उठा करके जाएंगे। देखिए जब आपके माता पिता किसी गली से निकल रहे होंगे और चार आदमी बैठ के कह रहे होंगे कि ये जो इंसान जा रहा है, इसका लड़का आज रेलवे में जॉब कर रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद आज इसकी इस परिवार की स्थिति है बहुत अच्छी होने जा रही है, दिन प्रतिदिन इनके परिवार की स्थिति अच्छी होती जा रही है। तो जिस समय आपके पिताजी के कानों में वो आवाज आएगी ना कि हाँ कुछ लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और मेरे लड़के की वजह से मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो उस समय पूछना अपने माता पिता से कि उनका जो सीना है कितना ऊपर गर्व से उठ जाएगा। तब अपने माता पिता से पूछना कि पिताजी आज आपको कैसा लगा। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो संतान पैदा की थी, जो मेरे बच्चे हैं, इन्होंने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मैं किसी भी गली में जाता हूं तो लोग मेरी तारीफ करते हैं कि हाँ इस बंदे ने अपने लड़के को पढ़ा करके इतना काबिल बना दिया कि आज वो जॉब कर रहा है। और फिर देखिए कि फख्र से आपके माता पिता को आप पर कितना गर्व होगा कि हाँ आपने अपने माता पिता का सपना पूरा किया है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको भी माता पिता का सपना पूरा करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अगर कोई गलत काम करते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, तब आप निकल के जाते हैं रास्ते से तो क्या कहेंगे कि ये वो इंसान है, इसका लड़का बहुत ही हरामी है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ कांड कर देता है, कभी क्या करता है। तो वहां आपके पिताजी को सर झुका करके चलना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है कि आपके पिताजी को सर उठाकर जाना है या सर झुका के जाना है, ये है आपके हाथ में। अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपके पिताजी सर उठा करके जाएंगे, और आप मेहनत नहीं करोगे, आवारा बन जाओगे, कहीं किसी काबिल नहीं रहोगे, तो आपके पिताजी को जहां से भी गुजरना होगा सर झुका के गुजरना होगा। अब आपके हाथ में है, क्या चाहते हो मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको सेफ स्कोर कितना लेके चलना है, तो जो सेफ स्कोर आपको लेके चलना है, आपका सिलेक्शन चाहे कितने पर भी हो जाए, आपका जो सेफ स्कोर मैं बता दूं 75 अगर रो मार्क आते हैं आपका तो 75 जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 65 है। ये आपका सेफ स्कोर है। आपको इतने तक की तैयारी करनी है कि आपके इतने नंबर मॉक टेस्ट में आने लगे तो समझ जाना कि आपका सिलेक्शन रेलवे में हो गया। अब बात करेंगे एग्जाम कब होगा। सबसे ज्यादा जो लड़कों का क्वेश्चन है वो है कि एग्जाम कब होगा और कितने दिन चलेगा। तो देखिए जो एग्जाम है, आपको पता ही है कि जो कमेटी गठित हुई थी वो 4 मार्च को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद में रिवाइज रिजल्ट NTPC CET 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वो 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा। और 10 से 15 तारीख के बीच में जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको मैं बता दूं कि जो NTPC CET 2 का एग्जाम है वो मार्च के एंड तक, यानी मार्च के एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको NTPC CET 2 और ग्रुप डी में ज्यादा गैप नहीं मिलेगा, लगभग 5-7 दिन का गैप मिलेगा। तो ये समझिए कि ज्यादा नहीं तो 10 अप्रैल से आपके ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 10 से 15 अप्रैल से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब काफी प्रेशर है सरकार के ऊपर। सरकार को अब ये भर्ती करानी है, तो अब देखिए काफी प्रेशर है। तो जो आपका एग्जाम है अप्रैल में हो जाएगा। आप ये समझिए कि आपका एग्जाम 1 अप्रैल को है और 1 अप्रैल से पहले आपको पूरी तैयारी करनी है कि 1 अप्रैल से आपका युद्ध स्टार्ट होगा और वहां आपको विजय प्राप्त करनी है। जितने भी पैतरे होते हैं ना वो आपको 1 अप्रैल से पहले
पहले सीखने होंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी पैतरा भूल गए, जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था, यही गलती थी कि उसकी मौत हो गई। अगर आपसे भी कोई पैतरा छूटा तो आप भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो हर पैतरा आपको मजबूत करके आना है, हर चीज आपको सीख करके मैदान में उतरना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दी है। आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी और आपको एक जो रास्ता है आपका सफलता का उसकी तरफ लेके जाएगी। आप आज ही अपना टाइम टेबल सेट कर लें और आज से ही लग जाए तैयारी करने में। अगर आप आज से भी लगते हैं तैयारी करने में तो आपका सिलेक्शन आज से भी हो सकता है, लेकिन करना आपको ईमानदारी से है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।